हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तीसरी क्लास को पढ़ेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बाकी दो क्लास जो मैंने पढ़ाया है उसको भी आप लोग देख लें, ताकि आज की क्लास को आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाएं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। ये है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि जो भी हम लोग आज क्लासेस में टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया हम लोग पोस्ट 1991 आज देखेंगे, मतलब कि 1991 के बाद जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत ने अडॉप्ट किया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्री 1991 देखा था, मतलब कि 1991 के पहले जितना ही पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट किया था वो हम लोगों ने देखा था। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 हम लोग देखेंगे। मेक इन इंडिया को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल में हम लोग उसको कवर करेंगे। एंड टॉपिक ऑफ द डे, मतलब कि ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया पोस्ट 1991। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया था, वो भी 24 जुलाई 1991 को। ये जो आपका पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए किया गया था। इस पॉलिसी का मेजर एम ये था कि जो भी गेन्स हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी कर चुका है उसको हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है, पहला। दूसरा, जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट डिस्टॉर्शन है उसको हम लोग को करेक्ट करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। थर्ड, हम लोग को एक गेनफुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। और लास्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिवनेस हम लोग गेन करना है। तो ये सब कुछ कुछ एम्स थे इस पॉलिसी के। इसी पॉलिसी के हम लोग कुछ कुछ प्रोविजंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहला है आपका एबोलिशमेंट ऑफ लाइसेंसिंग। तो इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सभी इंडस्ट्रीज के लिए अबॉलिश करना था, लेकिन 8 इंडस्ट्रीज को छोड़ के। जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लेदर हो गया, एनिमल फैट हो गया, वुड बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी दूसरे अदर इंडस्ट्रीज को एबॉलिश, मतलब कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है वो एबॉलिश करना था। जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा था वैसे वैसे जो भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट था उसको भी फर्दर रिड्यूस किया जा रहा था। और क्या कहते हैं, उसमें कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, नो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। उसके बाद 5 ऐसे इंडस्ट्रीज थे, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, इनको क्या कहते हैं, इनमें लाइसेंसिंग की जरूरत रखी गई थी। एक बार फिर से बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट को ध्यान सुनिएगा। 5 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि आपका अल्कोहल है, सिगरेट है, हैजार्डस केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें लाइसेंस की जरूरत रखी गई थी। नेक्स्ट था आपका रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। तो इंडस्ट्री जो बेसिकली आपका पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था वो आपका रिड्यूस कर दिया गया था, 17 से लेकर 8 पर उसको ला दिया गया था। 8 इंडस्ट्रीज को रिजर्व इंडस्ट्रीज का कैटेगरी दिया गया था, जैसे कि आर्म्स और एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, कोल, लिग्नाइट, मिनरल ऑयल, माइनिंग ऑफ ओर्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको रिजर्व इंडस्ट्री कहा जा रहा था। केवल 3 ऐसे इंडस्ट्री थे जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे, जैसे कि आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया, मिनरल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू एटॉमिक एनर्जी हो गया, उसके बाद आपका रेल ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज, मतलब 3 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कि आपका पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखा गया था। नेक्स्ट था आपका कि फॉरेन फॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट को एंट्री दिया गया था, मतलब कि एफडीआई, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो आपका 51% तक अलाउ किया गया था आपका ऑटोमेटिक रूट से हाई टेक्नोलॉजी फॉर्म्स के लिए। पहला प्रोविजन ये है सब हेडिंग में। दूसरा, एफडीआई आपका कैपिटल गुड्स, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसमें अलाउ कर दिया गया था। और प्रेजेंटली एफडीआई जो है वो आपका 100% तक अलाउ किया गया था
लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में, और वो भी आपका ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। तो ये सब कुछ कुछ था कि एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो सक्सेस है वो बेसिकली आपका सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की वजह से हुआ था। लेकिन इन सभी मेजरों के बावजूद बावजूद भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो स्टैग्नेटेड ही था। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो इस सेक्टर का था आपका ओवरऑल जीडीपी में, वो आपका 15% से, मतलब कि 15% के आसपास था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है अगर हम लोग उसको इमर्जिंग इकोनॉमी से अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने मैसिव लेबर फोर्स को नहीं दे पा रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा एम्प्लॉयमेंट का, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है ऐसे प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस फिनोमिना को हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहने लगे, जो कि स्पेसिफिक है आपका इंडिया से। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इन ऑर्डर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 को लाया। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज के, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है हम लोग को 14 से 15% आपका मीडियम टर्म तक लेके इंक्रीज करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो हम लोग को 25% ऑफ जीडीपी लेकर आना है 2022 तक। 100 मिलियन एडिशनल जॉब हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट करना है आपका 2022 तक। तो ये कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट हम लोग को करना है, रूरल पॉपुलेशन का हो गया, अर्बन पुअर का हो गया, ताकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एब्जॉर्ब हो पाए, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये लोग काम कर पाए। उसके बाद हम लोग को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना है या टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करना है आपका मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कि इस चीज को हम लोग को इंक्रीज करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, इसको भी हम लोग को इंक्रीज करना है। तो ये कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, मतलब कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर ही है ये। तो बेसिकली जो पॉलिसी लाया गया था ये आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए लाया गया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हो पाए। तो इसके लिए क्या कर रही थी सरकार, मतलब इस पॉलिसी के थ्रू सरकार ये करना चाहती थी कि बिजनेस रेगुलेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, एमएसएमई का जो है वो डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया है इस क्या कहते हैं पॉलिसी के तहत। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को लाया जाएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो ये कुछ कुछ प्रपोजल्स इसके अंदर आता है। यूथ का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को सेटअप किया जाएगा, और कुछ इंसेंटिव्स के साथ, जैसे कि आपका इजी लैंड एक्विजिशन हो गया, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट हो गया, वर्ल्ड क्लास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कई ऐसे प्रकार के क्या कहते हैं इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेक इन इंडिया। ये प्रोग्राम बेसिकली गवर्नमेंट ने 2015 में इसको लाया था। इस प्रोग्राम का एम था कि इंडिया को बेसिकली आपका एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव पावर हाउस बनाना है, वो भी किस क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। इसका एम ये था कि इंडिया को वर्ल्ड्स फैक्ट्री में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे हो सकता है, जब भी हम लोग उसको एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाएंगे, मतलब कि इंडिया को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रमोट करेंगे या डेवलप करेंगे, और हम लोग क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के प्रोडक्शन का एक हब वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एसेंशियली इसमें क्या होगा कि हम लोग फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करेंगे ताकि वो हमारे भारत में आए और निवेश करें। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी प्रॉमिस करेगा कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो प्रोग्राम था 2015 में लाया गया था, इसका मेन एम यही था कि इंडिया को एक एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव पावर हाउस बनाना है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, और इंडिया को हम लोग कन्वर्ट करना है वर्ल्ड्स फैक्ट्री में, मतलब कि हम लोग को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना है। और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस चीज को प्रमोट करके या डेवलप करके। दूसरा, हम लोग फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करेंगे ताकि हमारे भारत में आए और निवेश करें, और उसी के साथ गवर्नमेंट प्रॉमिस भी करेगी कि हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसके तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। तभी फॉरेन कंपनीज भी कंफर्टेबल रहेंगे कि हमारे भारत में आकर वो लोग निवेश कर सके। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया नीड, मतलब मेक इन इंडिया का क्या नीड है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है इंडिया के जीडीपी में वो 14 to 15% है।
ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस शेयर को 25% तक इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इंडिया बेसिकली फेल हो चुका है जॉब्स को जनरेट करने में, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का लेबर फोर्स जो है, मतलब कि उसमें घुसने के लिए यूथ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट या जॉब नहीं दे सकते हैं। तो इंडिया उस चीज में फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा भारत का वो फेल्ड है। हम लोग क्या किए थे कि प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर, मतलब कि सर्विस सेक्टर में स्किप किए थे, मतलब सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट स्किप किए थे। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़ दिया था। तो जिसके वजह से क्या हुआ है कि अभी यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ भारत में चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया जो है वो मिडिल इनकम ट्रैक में भी फंस सकता है, वेयर इंडिया विल नॉट एबल टू ग्रो एट अ हायर ग्रोथ रेट। इसमें क्या होगा कि इंडिया जो है वो आपका हायर ग्रोथ रेट पे ग्रो नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी कंट्री इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि आपका रिच या डेवलप्ड बना है विदाउट डेवलपिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किए बिना कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो आपका रिच और डेवलप्ड बना है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपका पोटेंशियल जॉब क्रिएट कर सकता है, वो भी आपका फास्टर रेट पे। थर्ड, सर्विस लेड ग्रोथ जो होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है आपका लॉन्ग रन में। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मेक इन इंडिया का हम लोग को जरूरत है। और कुछ पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं कि पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल। और ये कब होता है? सपोज कीजिए कि मतलब एक पर्टिकुलर इनकम का थ्रेशोल्ड है, अगर उस इनकम का थ्रेशोल्ड अगर एक इंडिविजुअल क्रॉस कर देता है या पीपल क्रॉस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि सर्विसेज को लार्ज स्केल पे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वेल डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो आपका लेस स्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर जो होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको एब्जॉर्ब करता है और उनको एम्प्लॉय करता है, जिसके वजह से फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज करता है। इस प्रोग्राम का बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मल्टीपल्स है। और ये आपका क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के इशू को भी एड्रेस करता है और आपका कंज्यूमर डिमांड को भी फुल करता है। तो ये सब कुछ कुछ नीड्स है जिसके तहत हम लोग बोल सकते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है कि हम लोग मेक इन इंडिया को कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी के यूज को भी प्रमोट कर सकते हैं। और वो भी कैसे करेंगे? न्यू सेक्टर्स को ओपन करके, एफडीआई के लिए, मतलब कि एफडीआई के लिए हम लोग न्यू सेक्टर्स ओपन करेंगे, डी लाइसेंसिंग करेंगे, डी रेगुलेशन करेंगे आपका इकोनॉमिक्स को, वो भी वास्ट स्केल पे। हम लोग न्यू और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, तो इनके हेल्प से हम लोग न्यू और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आईपीआर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ताकि हम लोग इनोवेशंस को नर्चर कर सकें, हम लोग न्यू माइंडसेट बना सकें, ताकि हम लोग पार्टनर्स बन सके इंडस्ट्रीज के साथ, ना कि हम लोग एक रेगुलेटर की तरह काम करें। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स है जिसके तरह हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स हम लोग इसके संदर्भ में थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि और क्या क्या हो सकता है? हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूथ को स्किल करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, जैसे कि आपका बिग डेटा हो गया, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया। हम लोग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक पोर्ट हो गया, ये सब को हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सब कुछ कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद लेबर लॉ जो हमारे कंट्री का है उसको हम लोग को रिफॉर्म करना होगा, जो कि बहुत ही मस्ट है, और वो भी हम लोग को जल्द से जल्द करना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म और एक प्रेडिक्टेबल कॉर्पोरेट और आईपीआर पॉलिसी हम लोग को क्या कहते हैं लेकर आना चाहिए। उसके बाद हम लोग को वेल डेवलप्ड मतलब कि वेल डेवलप्ड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट को प्रमोट करना चाहिए। हम लोग एक फ्लेक्सिबल एग्जिट पॉलिसी, मतलब जो भी फर्म्स है उनके लिए एक फ्लेक्सिबल एग्जिट पॉलिसी एस्टेब्लिश करना चाहिए, और हम लोग को बैंक्रप्सी लॉज को भी रिफॉर्म करना चाहिए। हम लोग एक वेल डेवलप्ड कैपिटल और आपका डेट बॉन्ड मार्केट क्रिएट कर सकते हैं जहां से बिजनेस जो है वो आसानी से पैसा रेज कर सके। हम लोग क्या कहते हैं डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ यंग एंड इनोवेटिव इंटरप्रीनरशिप, मतलब कि जो भी यंग और इनोवेटिव इंटरप्रीनरशिप के क्षेत्र में जो भी हैं उनका भी हम लोग प्रमोशन और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और हम लोग अगर सपोज क्या कहते हैं मेंस में अगर कहीं पॉइंट्स मेंशन करने को भी अगर आता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक को आज थोड़ा हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा पहले हम लोग 3 हेड्स में समझ लेते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशंस में। तो सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस और नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस क्या क्या होता है। तो डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस बेसिकली वो इंटरप्राइज होता है जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टली रन करता है, और ये जो होता है वो ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है। ये जो कैटेगरी है ये बेसिकली आपका वो इंटरप्राइज को इंक्लूड करता है, जैसे कि आपका रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया। तो ये सारे इंटरप्राइज को क्या कहते हैं, ये सारे मतलब कि इंटरप्राइज जो है वो आपका डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज। तो ये बेसिकली आपका सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है, और ये आपका इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह रन करता है। ये जो कैटेगरी है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस दोनों को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का क्या महत्व है। हम लोग जानते हैं कि जो सेक्टर है बेसिकली इसका जो शेयर है जीडीपी में वो आपका 8% से 25% तक इंक्रीज हुआ है। मतलब कि 1960 में इसका 8% था शेयर जीडीपी में, लेकिन अब 2011-12 में इसका 25% शेयर हो चुका है। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, जैसे कि आपका कोल हो गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, वो आपका गवर्नमेंट के साथ ही मतलब रह चुका है। मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये जो सेक्टर है उनका जो 100% ऑफ द शेयर है वो आज भी गवर्नमेंट के साथ ही है। और ये कब से हो रहा है, ये आपका 1970s के टाइम से ऐसा है। ये बेसिकली क्या है कि मतलब इसको ओरिजिनली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये आपका जो भी इंडियन इंडस्ट्री है, या हम लोग अगर इंडियन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोग को डिपेंड करना है तो उसके डाइवर्सिफिकेशन में ये बेसिकली आपका एक्सलरेशन लेकर आता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली ये हैवी इंडस्ट्रीज की ओर आपको मोड़ता है। नेक्स्ट है एनर्जी और नॉन फेरस मेटल। जो होता है वो आपका पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है, और पब्लिक सेक्टर जो बेसिकली है उसका एक डोमिनेंट पोजीशन है इन सभी क्षेत्रों में, मतलब कि 100% शेयर है। और कुछ लीडिंग एरियाज जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर जहाँ पे मतलब कि स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, यहाँ पे भी आपका पब्लिक सेक्टर का प्रेजेंस देखने को मिलता है। पावर जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का स्टील में, मिनरल्स और मेटल्स में, कोल लिग्नाइट में आज भी स्ट्रांग है, मतलब कि अभी भी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है आपका पब्लिक सेक्टर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक ऑफ द डे। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि हर एक क्लास में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक है पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर, मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव किया है 3 सेक्टर्स के लिए। मतलब कि ये आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक पार्ट है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 3 सेक्टर्स के लिए ये स्कीम को अप्रूवल दिया है। तो वो 3 सेक्टर्स आपके कौन है। सबसे पहला है आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दूसरा है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और तीसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो स्कीम है इसको 10 और कंपनीज या 10 और सेक्टर्स के लिए भी एक्सटेंड किया है, ताकि आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। तो इसका कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है और लार्ज इन्वेस्टमेंट ये मतलब अट्रैक्ट करना है आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड है इंसेंटिव। तो ये बेसिकली क्या करता है कि 4 से 7% तक इंसेंटिव को एक्सटेंड किया है, वो भी इंक्रीमेंटल सेल्स पे। और ये कितने पीरियड के लिए है, ये आपका 5 साल के लिए है। नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी। तो ये बेसिकली इंसेंटिव्स उन्हीं क्षेत्रों को, मतलब कि ये स्कीम के तहत ये इंसेंटिव्स जो है उन्हीं कंपनीज को प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस किया है। इस स्कीम का टेन्योर जो है वो आपका 5 साल का है। और बेनिफिट्स क्या है कि मतलब ये जो स्कीम है इसके वजह से जो हम लोग का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो चुका है। मतलब कि अराउंड आपका 2.4 लाख
करोड़ पे है, जिसमें आपका एक्सपोर्ट जो है वो आपका 2 लाख करोड़ पे आ रहा है। और ये जो भी हम लोगों ने डेटा रिकॉर्ड किया है ये आपका 5 साल का डेटा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये आपका इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, वो भी आपका ₹3,000 या इससे ज्यादा भी। और आपका ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के। तो इस टॉपिक पे हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नीड टू इंक्लूड टेलीकॉम सेक्टर अंडर पीएलआई स्कीम, राइट फीचर ऑफ दिस स्कीम। तो ये 10 मार्क्स का है, तो 2 पेज लिखना है इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा आप लोग और उसको लिखिएगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।